मैंने सुना है कि पपाया खाने से मिसकैरेज होता है. हाउ इज इट लिंक्ड? No. It's totally not linked at all. What are the most important things to take care during the first 3 months of pregnancy? फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको डाइट बहुत अच्छी रखनी है. इज इट बिकॉज की गायकोलॉजी मोस्टली फीमेल्स ओरिएंटेड स्टडी है? क्या रीज़न है कि डॉक्टर्स जो हैं, मेल डॉक्टर्स बहुत कम है इस फील्ड में? कि जो फीमेल्स होती हैं इफ शी इज प्रेग्नेंट तो उसको लगता है कि ठीक है स्कैन क्यों कराना है, क्यों डॉक्टर को दिखाना है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमको डरा देंगे, तो वो सोचते हैं छोटी सी मेडिसिन ले लो अपने आप अबॉर्ट हो जाएगा, किस्सा खत्म. लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो छोटी सी मेडिसिन. एक पेशेंट आई मेरे पास एंड आई वाज लाइक मैडम आपको कैंसर डायग्नोज हुआ है. शी वाज लाइक हाँ, तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हाउ टू टॉक टू हर. तो मैंने बोला यू नीड ट्रीटमेंट. मैडम ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है, एक दिन तो मरना है, मर जाएंगे. कुछ वीडियोस हमको फॉरेन के दिखते हैं अभी, जिसमें कि कोई फीमेल लाइव दिखा रही है इंस्टाग्राम की रील्स पे, जो कि घर पे नॉर्मल डिलीवर करके. व्हाई डू दे प्रमोट सच थिंग्स? प्रेगनेंसी के समय पे जो हम बोलते हैं कि मून लाइट जो कई बार होती है कि नहीं लेनी चाहिए, या फिर स्पेशली ड्यूरिंग द एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, बायोलॉजिकली एक्चुअली ये इफेक्ट करता है? ऐसा कुछ है नहीं, साइंटिफिक प्रूफ इनका नहीं है. यू हैव ऑल्सो वेंट थ्रू दिस फेज, तो डिड यू बिलीव ऑल दिस? तब आप सुनते थे, आपके ही फैमिली वाले बोलते होंगे, तो आपको करना पड़ता था? मैम, व्हाई डज मिसकैरेज मोस्टली हैपन अंडर 3 months ऑफ प्रेगनेंसी? या दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, पीपल शुड नो अबाउट दिस. एक ना नेचर का गेटवे होता है, आपने देखा होगा तो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली 95 to 98% लोग स्टेबल अच्छे मिलते हैं. 3 to 5% ही लोग जो थोड़े हैंडीकैप होंगे या मेंटली रिटार्डेड होंगे. तो आप ऐसा बोल लीजिए एक नेचर का गेटवे है 3rd मंथ तक, कि जो भी मोस्टली मिसकैरेजेस हैं, जैसे जो बेबी में जेनेटिक प्रॉब्लम होगी, तो वो बच्चे 3 मंथ से पहले पहले खुद ही नेचर सिलेक्ट करके अबॉर्ट कर देता है. 80% ऑफ द मिसकैरेजेस आर इडियोपैथिक, मतलब वी डोंट नो द कॉज. वी डोंट नो द कॉज मोस्टली बिकॉज इट्स जेनेटिक. तो नेचर ने उन बच्चों को खुद ही सिलेक्ट कर लिया, उनको आगे जाने ही नहीं दिया, बिकॉज दे हैव जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी. इसलिए 80 to 90% ऑफ द मिसकैरेजेस होते हैं वो शुरू के 3 मंथ्स में हो जाते हैं. दैट्स व्हाई दिस टेबू इज गोइंग ऑन कि 3 मंथ्स तक बताना नहीं है कि यू आर प्रेग्नेंट. राइट. द लॉजिक बिहाइंड इज दैट. हाँ. एक ये, और दूसरा क्या होता है ना, 10 to 20% ही कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जो हम करेक्ट कर सकते हैं, बाकी 80% जेनेटिक इडियोपैथिक कॉजेज होते हैं. Okay. What are the most important things to take care during the first 3 months of pregnancy? फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट, बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो रहे होते हैं जो हमारे लिए थोड़े अनएक्सेप्टेबल हो जाते हैं, ऐसे वियर्ड हो जाते हैं, विटी हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है हमें क्या करें. तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कामनेस बना के रखना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बॉडी. आपकी बॉडी जैसा आपको बोल रही है, जैसा आपसे चाह रही है, आपको वैसा करना है. स्टे काम. जितना आप काम रहेंगे उतना आप अपनी बॉडी को समझ पाएंगे. स्ट्रेस नहीं लेना. लोगों को लगता है हाय अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है. हाय वो अचानक से नेट पे देखने लगती हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसे सोना चाहिए, हमें क्या पीना चाहिए, क्या हमें घूमने जाना चाहिए. इतना गूगल करने की जरूरत नहीं है. जस्ट लिसन टू योर बॉडी, आपकी बॉडी सारा आंसर देगी. सो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको डाइट बहुत अच्छी रखनी है. जितना आप फर्स्ट 3 मंथ्स में आप वॉमिटिंग से सफर कर रहे होते हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया कि आपको हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट लेंगे तो आप वही लोगे. नहीं, आपको जो मन करे आप वो खाओ. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. पानी पीना है. अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको डर लग रहा है कि मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी तो मैं नहीं खाऊंगी, नहीं, आप खाओ. वॉमिटिंग हो जाएगी, होने दो. तो दैट इज इम्पॉर्टेंट. अपनी स्लीप का ध्यान रखें. आप 8 से 10 घंटे सोएं. जितना अच्छा आप स्लीप लेंगी, और आप अपने जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है उनको घर पे बंद कर देते हैं कि बस अब तो कहीं बाहर निकल, ऐसा नहीं है. आप लोकल जाओ, मीट विद योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट है एक बार डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि वो आपको मेडिसिन के बारे में बताएंगे. कभी कभी हम कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं जो हमें बंद करनी होती है, या कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं जिसको पेशेंट खुद से बंद कर देते हैं कि हम में प्रेगनेंसी हो गई, ये बच्चे पे असर डालेगी, लेकिन वो मेडिसिन एक्चुअली में इंपॉर्टेंट होती है. तो आप जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आता है आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए कि हमें क्या ये मेडिसिन कंटिन्यू करनी है या बंद करनी है. अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो खुद से बंद नहीं करनी, और अगर आप नहीं ले रहे तो खुद से स्टार्ट नहीं करनी विदाउट एनी गायनेक कंसल्टेशन. What about after 3 months? Is it so okay कि 3 month निकल गए अब तो सब इजी है, ऐसा कोई? इट्स लिटिल बिट लाइक दैट. 3 मंथ्स के बाद जब आपकी बॉडी मोस्टली ये सिम्टम से अडेप्ट हो जाती है, क्योंकि शुरू के 3 मंथ्स में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं दैट इज लिटिल वियर्ड, बॉडी को समझ नहीं आता. उसके बाद एक बॉडी स्टेबल लेवल पे पहुंच जाती है.
तो आपके जैसे शुरू के 3 मंथ्स में आपको सिम्टम्स होते हैं, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, और यू मे लूज वेट एज वेल इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद अलग टाइप की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ओके। जैसे आपको बैक एक होना शुरू हो जाएगा, हम्म। बिकॉज योर टमी इज ग्रोइंग, ग्रोइंग, हाँ। तो बैक एक होना शुरू हो जाएगा, आपको लेग में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, हम्म। लेग पेन शुरू हो जाएगा, करवट लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है, बट मोर और लेस सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द सेफेस्ट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। ओके। मतलब 14 से 24 वीक्स, अगर आपको Okay. कहीं घूमना है, आपको बेबी मून पे जाना है, तो ये टाइम सेफ है सबसे Safe ज़्यादा। है। You are giving us the opportunity to deliver some kind of like educational content which is very necessary nowadays. Yes, Hmm. that is one thing, but you are giving me the platform so that Yeah. we can educate women and we Right. can help them. So Of it's you course. who are doing the favor to me actually. So, ma'am, first of all, what has been your journey like? I heard about you and I studied about you that you have been passed out through Chandigarh University or something. So, no, studied from Chandigarh. Yeah, Can you explain something I'll about it? just tell you about myself. I am from a very small place, Sakti. It's in Okay. Chhattisgarh only. Hmm. And then I was born and brought up there. Okay. And then I did my undergrad, that is MBBS, from Government College Jagdalpur. And then I did my postgrad from PGI Chandigarh. It's one of the best institutes in India. And then I did my so many fellowships from Delhi, from Mumbai. Hmm. And yes, I am mostly interested in, high risk pregnancies and laparoscopic surgeries. Hmm. Basically, what I see in this area is the women, they are still not aware of the newer techniques. Right. So laparoscopy is one of them, which I am doing in this area. What exactly is laparoscopy? लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है दूरबीन पद्धति से सर्जरी करना। अच्छा। जो कन्वेंशनल मेथड्स थे उसमें जैसे क्या था, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, वॉट एवर डिजीज इज इनसाइड द एब्डोमेन, बच्चेदानी में गांठ होना, जैसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, सिस्ट होना, सूजन होना, तो उसे हम पहले एब्डोमेन में बड़ा सा इंसिजन देके देन वी यूज्ड टू रिमूव द यूट्रस। Nowadays we don't have to give patients a big scar. Okay. What we do is just we give little scars, 1 centimeter and few 1 to 2 5 millimeter scars. That's Okay. it. We'll put the camera, the system through it, and then we can perform the surgery. Okay. Yes. So what we do is that when we operate in a conventional method, we are seeing through our naked eyes. But in laparoscopy, whatever we are seeing, the view is almost 10 times magnified. Okay. So the precision is more. There is no scar. The patient recovery is fast. Initially हमें जो चीज़ लग जाती थी पेशेंट को 5-6 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, अब 24 आवर्स भी नहीं रहना पड़ता। But how expensive is this as compared to the conventional traditional methods? See, I know this. I want to help people. So although this is very costly, because we have a 3D system. This is a 3D Rubina system, which is a topmost technology all over the world, not just in India. We don't have any other 3D technology above it. Okay. Robot is the other thing. Right. So yes, so we have this technology. So but we charge at a very minimal cost so that most of the women can afford it. So starting from the beginning, like आपकी जो जर्नी रही, इंटरेस्ट इसी फील्ड में हमेशा से था कि लाइक डॉक्टर बनना है, डॉक्टर में भी फिर गायनेकोलॉजिस्ट में सर्जन इज अ बिग थिंग। सो ओवरऑल आपने कैसे इतना कुछ बचपन से सोचा हुआ था, ये 11th-12th में क्लियर हुआ? See, बचपन में when we are young ना, what I'll ask women or girls to trust their parents. कभी हम बचपन में हमें उतना इंसाइट नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए। जैसे आपके पेरेंट्स गाइड करते हैं, हमें वैसे करती गई मैं 12th तक। देन आई क्लियर्ड MBBS, तो उन्होंने बोला कि MBBS करना है, फिर मैंने MBBS किया। फिर ठीक है, आई वॉज गुड इन स्टडीज, देन आई गॉट अ गुड सीट इन पोस्ट ग्रेड एज वेल। तो पापा ने बोला कि गायनेक करना है, देन यस, जब मैं गायनेक में एंटर की तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता गया। Then I was like, नहीं, अब तो मुझे ऑल ओवर इंडिया में ही नाम बनाना है, ऐसा नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अब आप Yes. वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स हैं इंडिया में। थैंक यू। सो मैम, जो ये थ्रू आउट द जर्नी होती है, इसमें मैंने सुना है कि मेल डॉक्टर्स बहुत कम होते हैं एज गायनेकोलॉजिस्ट। व्हाट इज द बेसिक रीजन? इज इट बिकॉज की गायनेकोलॉजी मोस्टली फीमेल्स ओरिएंटेड स्टडी है, और इज इट बिकॉज की क्या रीजन है कि डॉक्टर्स जो हैं, मेल डॉक्टर्स बहुत कम है इस फील्ड में? ऐसा नहीं है, मेल डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं आज की डेट में। मेल डॉक्टर्स जो भी गायनेक में आते हैं, मोस्टली वो लैप्रोस्कोपी या IVF, वो स्पेशलिस्ट फील्ड में चले जाते हैं। दे डोंट डू दी ऑप्स पार्ट। तो इसलिए हमें लगता है कि गायनेक में मेल्स कम है। हाँ, डेफिनेटली फीमेल्स ज़्यादा रहती है, बिकॉज जो फीमेल पेशेंट्स रहती है, दे थिंक दैट दे विल बी मोर एबल टू कनेक्ट विद द फीमेल डॉक्टर्स। मेल डॉक्टर्स के लिए वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए कम है। लेकिन आज की डेट में इवन द मेल डॉक्टर्स आर टेकिंग द गायनेक ब्रांच।
सो ऐसा कुछ ऑकवर्ड फीलिंग नहीं होती आज के डेट में. इवन व्हाट आई थिंक कि सम वुमेन्स आर गेटिंग कंफर्टेबल विद द मेल्स एज वेल एंड दे आर एक्सेप्टिंग देम. तो आज की डेट में मेल डॉक्टर्स भी बढ़ रहे हैं. बट स्टिल इस मॉडर्न सोसाइटी में भी अभी भी एक वो टैबू है कि कहीं ना कहीं हम मेल डॉक्टर्स के पास गायनेकोलॉजिस्ट इन चीज़ों के लिए ना जाएं. दे आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल विद देम. वो अपने जो भी प्राइवेट डिस्कशंस रहते हैं दे डोंट ओपन अप इजीली विद देम. उनको नहीं अच्छा लगता कि हम मेल डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम बताएं. उनको लगता है कि शायद एक फीमेल डॉक्टर उनको ज़्यादा बेटर समझ पाएगी, उनसे बेटर कनेक्ट कर पाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है. मेल डॉक्टर्स कैन ऑल्सो कनेक्ट विद देम सो इजीली. Ma'am, what has been the most like one of the cases which was most disgusting, which was very pathetic for you कि यार ऐसे एक केस में कैसे संभाल सकती हो? Pathetic is not a nice word. Most difficult case for you. डिफिकल्ट केस यस. हमारा लाइक इन ठीक है पीजी लाइफ इज अनदर लेवल. बट हमने अपने यहाँ संकल्प हॉस्पिटल में भी वी हैव हैंडल्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट केसेस बिकॉज वी हमारे पास सारे रेफरल केसेस ही आते हैं. Okay. तो एक पेशेंट आई थी. आई स्टिल रिमेंबर शी हैड 3 किड्स. प्रीवियस 3 सर्जरी. इट्स अ रीसेंट केस आई टेल यू. प्रीवियस 3 सर्जरीज थी उसकी. तो इतनी ज़्यादा इलिटरेसी है अभी भी यहाँ पे कि उसने एमटीपी पिल्स खा ली. शी वॉज प्रेग्नेंट अगेन आफ्टर 3 सिजेरियन सेक्शंस. Hmm. And without any doctor's advice, she took MTP pills on herself. And she bled, she was bleeding. And then she was referred to us with a hemoglobin of only 4 grams. 4 grams only. It was very difficult for us, to save this kind of people. हमको emergency surgery करनी पड़ी उसकी. उसको इतना bleed हो रहा था. उसकी जो pregnancy थी वो यूट्रस में नहीं थी. वो बच्चादानी के मुंह में थी जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल एक्टोपिक. दिस इज वेरी रेयर. 10 to 20 lakhs में किसी एक पेशेंट को ऐसा होता Oh, that rare. यस दैट रेयर. इट वॉज सर्वाइकल एक्टोपिक. मतलब वो इतना ब्लीड कर रही थी 4 ग्राम्स में. अगर हमने उसकी इमरजेंसी सर्जरी नहीं की होती तो वी कुड हैव लॉस्ट दैट पेशेंट. फिर हमने उसको इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया. एंड येस वन गुड थिंग वाज दैट कि हमने उसकी सर्जरी लेप्रोस्कोपी से की. 24 आवर्स में शी डिस्चार्ज. Oh. पेशेंट को रियलाइज नहीं हुआ कि वो हाउ सीवियर वॉज द केस. बट एक्चुअली इट वॉज वेरी सीवियर. 4 ग्राम हीमोग्लोबिन में आना और इतनी ब्लीड करना. लेकिन उसे क्या लगा अगर मैं बड़ी सर्जरी की होती तो वो 5-6 दिन बेड पे रहती तो उसको लगता कि हाँ कुछ तो मेरे साथ सीरियस हुआ है. आई वॉज अबाउट टू डाई. बट उसको वो रियलाइजेशन नहीं हुआ. बट वी नो मतलब सो आई फेल्ट यार शी डिडंट अंडरस्टैंड. शी डिडंट अप्रिशिएट व्हाट आई डिड व्हाट वी डिड. तो Lack of knowledge maybe. लैक ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज वेरी कॉमन हियर. तो मैं वही सब वुमेन्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट Hmm. टू नो अबाउट देयर कंडीशन. Right. इसके पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनको उनके जैसे फैमिली वाले भी प्रेशराइज करते हैं. इफ शी इज़ प्रेग्नेंट शी हैज़ ऑलरेडी 3 किड्स. तो उसको लगता है कि ठीक है स्कैन क्यों कराना है, क्यों डॉक्टर को दिखाना है. हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमको डरा देंगे कि या तो डीएनसी करनी पड़ेगी या ये है वो है. तो वो सोचते हैं छोटी सी मेडिसिन ले लो अपने आप अबॉर्ट हो जाएगा किस्सा ख़त्म. लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो छोटी सी मेडिसिन उनको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. इसीलिए कभी भी कोई भी पिल्स लेने से पहले एक बार आप डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लो. बाद में आपको समझ आए नहीं आए दैट इज अनदर थिंग. Right. लेकिन एक बार आप कंसल्टेशन तो Consultation लो. सो एटलीस्ट आपको अपनी कंडीशन के बारे में नॉलेज होगी. Hmm. देन यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. Ma'am, have you just like working in Ambikapur only और आसपास में भी आप कोई बड़े सिटीज़ पे ही वर्क करें? बिकॉज बड़े सिटीज़ के केसेस आजकल बहुत डिफरेंट है. बहुत यंग एज में गर्ल्स आ रही हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जब वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रहे थे और हो गए उसके बाद फिर वो केसेस. तो वैसे केसेस यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं. बिल्कुल आते हैं ऐसे केसेस. मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी इट इज वेरी कॉमन नाउअडेज. ओके. इज वेरी कॉमन अनवांटेड प्रेगनेंसीज. बिकॉज ना लोगों को आज भी इंडिया में और स्पेशली इस एरिया में कॉन्ट्रासेप्शन एंड ऑल दिस सेक्सुअल टैबूज आर स्टिल देयर. इवन द मेंस्ट्रुअल टैबूज आर स्टिल देयर. वुमेन्स इजली ओपन अप नहीं होती. नहीं होते हैं. ठीक है अगर वो यंग एज में सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है दे स्टिल हाइड इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स देयर फैमिली बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देम. तो इवन व्हाट आई बिलीव इज दैट जो भी पेरेंट्स होते हैं फैमिली होती है उनको यंग गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल एजुकेशन देना सेक्सुअल एजुकेशन देना चाहिए. उनको बताना चाहिए सो दैट दे कैन गेट कंफर्टेबल विद इट. वो गलती करे ना एक तो. और अगर उनसे हो गई तो एटलीस्ट वो ओपन अप हो. क्योंकि हमारे पास बहुत आते हैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस. And being a specialist doctor in according to biology, what is the perfect age to start into sexual things if someone is entering, if they are watching this podcast, then what should they think that now I am stable and now I can do it maybe सी for the ऐसे first कोई time? एज नहीं होती है. आइडली Okay. इन इंडिया यू शुड बी अबव 18.
हाँ लीगली हाँ, all the POSCO Act and all Yeah. they are applicable below Right. 18. So Hmm. 18 के बाद, Hmm. but a woman should, start their sexual life when Hmm. they think that, they are physically, Hmm. mentally Hmm. and emotionally ready for it. Right. ऐसे आप पर्टिकुलर एक एज नहीं बता सकते Okay. कि हाँ मैं 19 की हो गई, नाउ आई Hmm. शुड गेट मैरिड एंड आई शुड स्टार्ट दिस. नो Hmm. नो, Hmm. Hmm. हमेशा उनको जब लगे दैट दे आर Hmm. रेडी. Hmm. तो और आज की डेट में इन तीनों चीज़ों के साथ व्हाट आई वांट टू ऐड इज अ फाइनेंशियल एंड करियर एज वेल. जब लड़कियों को लगे कि हाँ अब हम अपने करियर में कुछ कर रहे हैं या उनको एक करियर ऑप्शन स्टेबल दिखे, देन दे शुड गेट मैरिड एंड स्टार्ट ऑल दिस थिंग्स. Right. Otherwise they can they can land up in a very big situation with their life. Hmm. But sometimes things go very easy, and I have been into Mumbai, Bangalore. I have lived there for a few months or some years as well. There, these things are very common. Like even if the girls are 16, 17 or 20 to 23 It's age okay, before let's marriage. not go there. Let's not go Okay. there. It's altogether a different topic and Mhm. different thing. Let's not to Okay. discuss it for our population. Okay. Yeah. So, ma'am, next thing is gynecology only about females or is it also about males? It's mostly for females. We don't deal with males. Okay. So about the In one condition we deal with males, Hmm. when a infertile couple comes to us, Hmm. if they want to get pregnant हाँ. and they're not able to get pregnant, जिनको Yeah. बच्चा चाहिए हो नहीं पा रहा, Mhm. in that situation we Hmm. evaluate both males and Hmm. females. Mhm. Otherwise gynae is mostly for females. Females. Talking about the female health, PCOS and PCOD are very common nowadays. Is it because of the M&M, we call it Maggie and Momo's thing, or is it also because the daily life pattern, lifestyle changes, or is biologically हमारे body में कुछ changes आ गए हैं कि now it's common? See, what exactly is PCOS? It's a genetic factor combined with the environmental one. Okay. ठीक है, मदर फादर से कुछ ऐसे जीन्स भी हमें आते हैं और जब वो एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर के साथ ऐड ऑन होते हैं, इट लीड्स टू PCOS. Okay. दिस इज एग्जैक्टली. आज की डेट में क्या हो रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. मतलब लोग काम नहीं करते, एवरीथिंग वी आर डूइंग थ्रू मशीन्स. तो उससे क्या हो रहा है, हमारी ओबेसिटी बढ़ रही है. ओबेसिटी बढ़ने के कारण जो फीमेल में हार्मोन्स होते हैं वो एक्ट नहीं कर पाते, तो उसके कारण हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ऐसी प्रॉब्लम आती है. लेकिन ये कोई बड़ी चीज़ है नहीं, इट्स नॉट अ बिग डिजीज. क्योंकि मैं आजकल ओपीडी में देखती हूँ, हर एक लड़की आएगी, मैडम मेरे को PCOS तो नहीं हो गया क्या, मेरे को PCOS हो गया क्या. Because It's internet paints a lot of fuzz nowadays about PCOS and PCOD, all of this, कि Yeah. गर्ल्स को लग रहा है हेयर फॉल हो रहा है तो भी मेरे को PCOD है, PCOS है. So is it because of the internet कि गर्ल्स ज्यादा वरीड भी हो गए उस चीज को लेकर? एग्जैक्टली, इट्स ऑल गूगल माता जो हमें परेशान करती है. एंड यस, वी डेफिनेटली डील विद ऑल ऑफ दिस थिंग्स. पेशेंट्स को ना PCOS, बेसिकली हम PCOS क्या होता है मैं छोटा बताना चाहूंगी. हम 3 क्राइटेरिया देखते हैं, तीनों में से अगर 2 फिट होते हैं तो हम PCOS बोलते हैं. जैसे कि पहला मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, अगर आपको पीरियड्स लेट आ रहे हैं या आपको कोई भी मेल फीचर्स हो रहे हैं, जैसे कि एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ या बॉडी में कहीं एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, एक्नी आ रहा है, दीज आर ऑल मेल फीचर्स. Right. फिर थर्ड फीचर्स होता है अगर हमें अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखे, तो उस तीनों में से अगर हमें 2 फीचर्स भी दिखते हैं, वी लेवल इट एज ए PCOS. हार्मोनल इम्बैलेंस को हम PCOS बोल देते हैं. Okay. लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं, दे आर नॉर्मल, जस्ट वो गए, उनको पेट में दर्द था, उनका स्कैन हो, उसमें आई पॉलीसिस्टिक ओवरीज एंड नाउ दे आर वरीड, हाय मैडम हमें तो PCOS हो गया. इट डजंट वर्क लाइक दैट, बिकॉज ऑफ 15 to 20% ऑफ द केसेस में नॉर्मल पेशेंट्स में भी आपकी ओवरी पॉलीसिस्टिक हो सकती है. सो स्कैन्स पे बिलीव नहीं करना है. पहली बात तो PCOS कोई बड़ी चीज है नहीं, और अगर आपको हो भी गई तो नथिंग टू वरी. Is it reversible? It is reversible. It can be controlled, but it can never be cured. Okay. आप जैसे एक पेशेंट ओबीज है, हाँ. उनको PCOS है, Right. अगर उसने अपनी लाइफस्टाइल चेंज किया, लाइफस्टाइल चेंजेस इन द सेंस अगर उसने हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट लिया, लो कार्ब्स लो फैट डाइट लिया, Okay. साथ ही उसने एक्सरसाइज किया, मेडिटेशन, योगा, तो इन सब चीजों से क्या होगा, उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण PCOS कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज शी विल स्टार्ट लूजिंग वेट Okay. एंड हर बॉडी फैट एंड विल बी एक्टिव. इन टर्न द हार्मोन्स विल बी एक्टिव. तो जब ये चीजें एक्टिव होंगी तो अपने आप उसका PCOS कंट्रोल हो जाएगा. हाँ. लेकिन द डेज शी विल स्टॉप डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज, सो अगेन शी विल स्टार्ट गेनिंग फैट. Right. PCOS में प्रॉब्लम क्या होती है, जिस तेजी से आपने फैट लूज किया है ना, हाँ. उस तेजी से उसके डबल तेजी से आप वो फैट गेन कर लेते हो, Okay. तो वो बाद में फिर आ जाता है. आ जाता है. सो आपको इस लाइफस्टाइल का ध्यान लाइफ लॉन्ग रखना पड़ेगा. सो ये जो पूरी प्रॉब्लम है इसका अगर लाइफस्टाइल चेंज हम बता सकते हैं, लाइक कुछ गर्ल्स हैं जो अर्ली स्टेज में है एंड वो स्कूल में अभी पढ़ रही हैं, तो उनके पेरेंट्स को उनकी टेक केयर करनी होगी, एंड पेरेंट्स का शेड्यूल बहुत टफ है वो अगर वर्किंग है. सो व्हाट कैन बी द माइन्यूट चेंजेस इन देयर लाइफस्टाइल जो कि उनको हेल्प कर सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस नहीं लेना है.
जैसे जो बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स को लगता है हमारे बच्चे को 2 महीने 3 महीने पीरियड्स नहीं आए, स्ट्रेस नहीं लेना है उसको, बच्चों को स्ट्रेस मत दो। इफ शी वांट्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हर स्टडीज, लेट हर कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि उस फेज में उसकी पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, वो एक्सरसाइज कर ले, अपनी डाइट पे जो भी अनहेल्दी अपन खाते हैं, स्पेशली द मैगी मोमोज यू सेड, तो वो अवॉइड करे, बाहर का खाना अवॉइड करे, घर के हेल्दी खाने का। अगर हॉस्टल में भी वो रहती है तो कोशिश ये करें कि जितना हेल्दी हो सके। इट्स नॉट पॉसिबल टू अवॉइड ऑल अनहेल्दी फूड्स, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आप जितना आप लाइफस्टाइल में इंप्रूव करेंगे, आई हैव रेड अ बुक एटॉमिक हैबिट्स, 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। तो वो 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे जब भी करेंगी, तो whenever their study is over, whenever they are at home, so definitely it will be a much percentage that we have gathered. Right. तो उसके बाद फिर वो अपनी जो भी करेंगी चीजें, तो उससे वो जल्दी पीसीओएस को रिवर्स कर सकती हैं एक तरफ से। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, दिस इज नॉट अ बिग डील। अगर है भी तो चलने दो, कुछ नहीं। मैंने देखा है बहुत सारी फीमेल्स ना हार्मोनल मेडिसिन शुरू कर देती हैं, Okay. कि हमें पीरियड्स नहीं आ रहे, हमें मेडिसिन पे डाल दो, बट दिस इज ओनली शैम ट्रीटमेंट। सो अननेसेसरी डोंट गो फॉर मेडिसिन्स, जस्ट गो फॉर लाइफस्टाइल चेंजेस ओनली। What can be the good food items? किन चीज़ों में रिच होना चाहिए? आपने एक प्रोटीन बताया, और क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत नेसेसरी हैं? जैसे हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट हो गई, इसमें नट्स बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे ग्रीन टी हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, पनीर हो गया। तो ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं पीसीओएस डाइट के लिए। आपको अवॉइड करना है घी। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड कर सकती हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी फैट होता है, वो अवॉइड करें आप। चपातीस कम खाएं। Okay. और ये जो भी आपके फ्राइड आइटम्स हैं, पैक्ड आइटम्स हैं, टिन्ड आइटम्स हैं, इनको टोटली अवॉइड करना है। मैम, एक और मिसकंसेप्शन मिथ हो सकता है, मैंने सुना है कि पपाया खाने से मिसकैरेज होता है। हाउ इज इट लिंक्ड? No. It's totally not linked at all. It was basically पपाया में एक पीपेन पिगमेंट होता है, जो ऐसा देखा गया है कि वो अबॉर्टिफिकेंट होता है, बट ऐसी कोई स्टडीज नहीं है दैट प्रूव दिस। तो हम लोग यूजली पपाया खाने के लिए मना इसलिए करते हैं क्योंकि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कमिंग डाउन कि पपाया नहीं खाना है। अगर हमने उसे बोल दिया ना कि पपाया नहीं खा लो प्रेगनेंसी में, तो उसकी मदर इन लॉ बोलेगी डॉक्टर चेंज कर दो। शी डजंट नो कि पपाया नहीं खाना होता। तो हम उनको बोल देते हैं ठीक है, इफ योर फैमिली इंसिस्ट सो, लेकिन अगर आपने गलती से खा लिया तो आप स्ट्रेस नहीं लो कि आपका मिसकैरेज हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि अगर आप लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में पपाया या पीपेन पिगमेंट लेते हो, तो देयर इज अ चांस दैट यू मे हैव अर्ली लेबर, मतलब आपको लेबर पेन लाने में हेल्प मिलता है, दैट्स इट। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई पपाया प्रॉब्लम में। नहीं है। मैम, आई हैव ग्रोन इनटू फैमिली, अपना बैकग्राउंड बताऊं, जहाँ पे मम्मी, फिर 2 बड़ी बहनें, तो उधर से वहाँ से पूरा एक मैं ऐसे फेमिनिन एनर्जी में ही ग्रो हुआ हूँ। Oh, that's उसके बाद amazing जो for you. ऑल थ्रू स्कूल लाइफ थी मेरी, उसमें मेरी मेल से ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स थे। अभी भी करेंटली मेरी फीमेल फ्रेंड्स बहुत सारी हैं मेल फ्रेंड्स के कंपैरिजन में, या फिर आइदर इट्स 50-50। सो वो जो चीज़ें हैं, हाउ कैन मेल्स टेक केयर ऑफ देयर फीमेल फ्रेंड्स, और इफ अगर प्रेगनेंसी की बात है तो हाउ कैन हस्बैंड्स टेक केयर ऑफ देयर वाइफ्स? व्हाट आर द टिप्स यू गिव टू देम? सी मेल्स एक फीमेल्स की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज स्टिल हियर वुमेन्स आर दे स्टिल फील डिपेंडेंट ऑन मेल्स एंड दे वेरी मच लव पैम्परिंग, है ना। तो मेल्स को सबसे पहले तो वुमेन्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बिकॉज मेल्स का व्हाट वी से दे हैव वी से ना मेन्स आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस, सो ऑलरेडी दे हैव अ डिफरेंट मेंटालिटी थिंकिंग। तो पहले तो उनको समझना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब वो उनको समझेंगे तो उनको वो बेटर सपोर्ट कर पाएंगे। अगर जैसे इवन इफ अ गर्ल इज ऑन हर पीरियड्स तो स्टिल ऑफ टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, अगर मूड स्विंग्स हो रहा है तो वो भी उन पे चिल्ला देते। नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड हर, ट्राई टू काम हर, इग्नोर व्हाटएवर इफ शी इज एंग्री और दैट। उसको जो भी उसको पसंद है वो दो, पैम्पर करो। इफ शी इज इन पेन तो गिव हर सम मेडिसिन एंड ऑल, मतलब आप उससे अच्छे से बात करोगे, उसको पैम्पर करोगे, वो उसमें ही अच्छा फील करेगी। तो प्रेगनेंसी में एक व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, इवन लाइक आई एम अ डॉक्टर एंड माय हस्बैंड इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ही वाज टेकिंग मी ग्रांटेड because she is a gynec, she knows She everything. knows everything. I don't need to pamper her, no, but I needed pampering at the time, Right. because every woman does. उनको ये चाहिए कि कोई उनकी बात सुने, जो प्रॉब्लम से वो जा रही हैं, दिस इज नॉर्मल, बिकॉज तो उनको बस ये लगता है कि हमारी कोई प्रॉब्लम सुन ले, कि हम इसके थ्रू जा रहे हैं और हमसे वो एम्पैथाइज करें, Right. हमसे एम्पैथी दिखाएं कि भाई हाँ तुम बड़ी प्रॉब्लम से जा रही हो, नोबडी गोज थ्रू दिस, ऐसा है। और उसकी डाइट पे ध्यान रखे। अगर वो 2 बार मना कर रही है तो वो लड़कियों की आदत होती है हाँ। कि मैं मना कर रही हूँ फिर भी मेरे से पूछो,
तो वो उनको पूछ ले और उनको मेडिसिन दें टाइम पे, उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं। जब एक वुमेन जाती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके हस्बैंड उनको एकम्पनी करें, बिकॉज नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कमिंग, वी आर प्रेग्नेंट, राइट, नॉट द वुमेन इज हाँ, प्रेग्नेंट. of So if course. a woman is pregnant, the male is also Also pregnant. pregnant. So yes, you have हाँ. to go to the doctor. At least the male has not to go through all the pain, all the things, body changes, nothing at all. So Even he is not going to the emotional trauma and the Emotional trauma. hormonal, hormonal haywire thing that the woman is going. So at least वो उसको empathize करके he can help him. Emotional support तो उनको दे सकते हैं. तो सबसे बड़ा emotional support हो गया. आप उनको medicines ला के दे रहे हो, उनको डाइट में हेल्प कर रहे हो, जो भी उनको खाने का मन है. और जो भी कभी कभार जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो थोड़े बहुत जो फैमिलियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, आप Right. उसमें हेल्प करो. तो दिस इज हाउ अ मैन कैन हेल्प द वुमेन. like these are the bare minimum actually, ना? एग्जैक्टली. हाँ. So मैम एट द प्रेगनेंसी लेवल ऐसे भी कुछ केसेस हैं आपके पास कि लास्ट स्टेज में आते आते भी कभी कुछ गलत हो जाए? बहुत बहुत आते हैं, बिकॉज आई थिंक वुमेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट. वुमेन आर स्टिल नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स. दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली. जैसा फैमिली बोलती है वो वैसा करते हैं. दे डोंट हैव देयर से. ये होना चाहिए वुमेन्स में आज की डेट में. जैसे कुछ फीमेल्स हमारे पास आती है, वो 9 मंथ हमें दिखाएंगी प्राइवेट में, और डिलीवरी के लिए उनके फैमिली को भी लगता है कि नहीं, यहाँ तो या तो सिजेरियन हो जाएगा या तो दे विल चार्ज फॉर हाई अमाउंट ऑफ मनी, सो लेट्स गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो आई एम नॉट सेइंग दैट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल बैड, दे आर स्टिल वेरी गुड. But as compared to private, we all know the conditions. No. Government hospital is also very good. Big government hospitals, yes, they are still good. They are very good. But जैसे छोटे मोटे एरियाज होते हैं, Right, जो बहुत छोटे, जिला जहाँ चिकित्सालय फैसिलिटीज and all, अवेलेबल नहीं हाँ, है, जहाँ हाँ, फैसिलिटीज अवेलेबल available नहीं नहीं है, और समटाइम दे प्रीफर होम डिलीवरीज कि हमने तो इतनी डिलीवरी करा ली, तुम्हारे ये चोचले हैं कि तुम्हें हाँ, हॉस्पिटल जाना है तुम्हें. तो वो होम डिलीवरीज कराती हैं. तो इसके कारण बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. वी लूज द बेबी, वी में लूज द मदर. जब हमारे ग्रैंड मदर्स के टाइम का बात करें तो उस समय मेटरनल मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होता था. Right. आज की डेट में मेटरनल मोर्टेलिटी का ग्राफ इज वेरी डाउन. वाई? बिकॉज द केयर इज इंक्रीज्ड, हॉस्पिटल डिलीवरीज हैज बीन इंक्रीज्ड. तो मैं वुमेन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अपने राइट्स को समझो, अपनी आपके जो भी थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उनको वैल्यू दो. आपको जो सही लगता है, क्योंकि आपके बच्चे की बेस्ट गाइड माँ है. अगर माँ को लगता है कि ये हॉस्पिटल मेरे बच्चे के लिए ठीक है, मुझे यहाँ डिलीवरी करानी, तो वहीं कराओ. ऐसा नहीं आपको आपके घर वाले फोर्स कर रहे हैं. मेरे पास आती है फीमेल्स, जब दे लूज देयर बेबी एंड दे कम टू मी, मैडम घर वालों ने काफ़ी फोर्स किया, मैंने तो बोला लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं. सो वुमेन्स का एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, बिकॉज एक वुमेन एजुकेट होती है तो वो पूरी फैमिली को एजुकेट करती है. मैम बट जब ऐसी वुमेन आपके पास आती हैं, या फिर अभी तो बहुत रूरल बैकग्राउंड में तो बहुत अवेयरनेस कम है इन चीज़ों को लेके, सो वहाँ से जब आपके पास आते हैं तो हाउ डू यू ट्रीट देम? डू यू ट्राई टू स्कोल्ड देम फॉर समथिंग, और आप पोलाइटली हैंडल करती हैं? बिकॉज गुस्सा तो एक बार आता होगा कि यार क्यों अपने लाइफ का हैंडल अपने हाथ में नहीं ले रहे हो, लेकिन स्टिल हाउ डू यू मैनेज टू टॉक टू देम? सी डेफिनेटली गुस्सा तो आपको आता है एक बार, लेकिन अगर आप भी उस पर गुस्सा करोगे तो वो उसकी फैमिली भी एग्जैक्टली वही कर रही है. आपको उसको समझना है, बिकॉज शी इज द वन हु इज सफरिंग. उसको कोई समझ नहीं रहा उसके घर में, सो एटलीस्ट हम तो समझे. तो हम उसको, मैं तो बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ जितनी भी फीमेल्स मेरे पास आती है कि प्लीज अपने बच्चे के लिए जो सही डिसीजन है वो लो. तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि I'll tell you one story that shook me. उसमें एक फीमेल थी, शी वाज शोइंग मी 9 months एंड दे डिलीवर्ड आउटसाइड, होम डिलीवरी. एंड डिलीवरी में बेबी अटक गया. ठीक है. उसके बाद व्हेन द बेबी डिलीवर्ड, उसके बाद में ही लैंडेड इन CP, मतलब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाता जितनी देर बच्चा अटक जाता है. तो वो बच्चा चल फिर नहीं पाता. इवन द बेबी इज कॉन्स्टेंटली क्राइंग. जब वो मेरे पास OPD में आई थी, इवन द बेबी वाज कॉन्स्टेंटली क्राइंग. शी वाज क्राइंग, मैडम मेरी लाइफ हेल हो गई है, और अब मेरे इन लॉज ने मेरे को घर से निकाल दिया. क्यों? क्योंकि ये बच्चा परेशान करता है. पहले तो उन्होंने उसको डिलीवरी अच्छी जगह नहीं कराई, लोकल डिलीवरी कराई, ये सोच के कि हमने तो सारी डिलीवरी घर पे कराई है. उसके बाद अब जब बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई, तो अब लाइक दे आर किकिंग हर आउट ऑफ देयर हाउस. दिस इज वेरी रॉन्ग. वेरी रॉन्ग. तो अगर उसने उस समय अपना स्टैंड लिया होता कि नहीं, मुझे तो वहां जाना है और मुझे अच्छी जगह डिलीवरी करानी है, सो दैट मैं और मेरा बच्चा सेफ रहे, तो ना तो उसकी बच्चे की कंडीशन ऐसी होती, बच्चे की कंडीशन के साथ तो उसकी खुद की कंडीशन भी वैसी नहीं होती. राइट. लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये सब, और एक केस आप बता रही हैं, आपके पास इतने केसेस आते हैं थ्रू आउट इंडिया में, कितनी चीज़ें हो रही कितनी हैं. चीजें होंगी. तो वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले आपको लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या. प्रेग्नेंट वुमेन को समझ ही नहीं आता उनको, क्योंकि जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है एडवाइस देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन रिजल्ट के बाद सब कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आता.
सो यू आर द बेस्ट जज फॉर योर बेबी. ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर. वो आपको सही एडवाइस करेंगे. ठीक है, आप दूसरों की डिसरिस्पेक्ट मत करो, अपने फैमिली वालों की डिसरिस्पेक्ट मत करो, उनको सुनो, लेकिन करो वही जो आपके डॉक्टर्स बोल रहे हैं और जो आपको लगता है मेरे बच्चे के लिए सही है. क्योंकि आज की डेट में व्हाट आई थिंक, नॉर्मल सिजेरियन इट्स नॉट अ बिग इशू until and unless the mother and the baby are fine. मैम प्रेगनेंसी के समय पे जो हम बोलते हैं कि मूनलाइट जो कई बार होती है कि नहीं लेनी चाहिए, या फिर स्पेशली ड्यूरिंग द एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, बायोलॉजिकली एक्चुअली ये इफेक्ट करता है? There is no scientific data. अभी एक 17 फेब को सोलर एक्लिप्स आने वाला है. ओके. That is around some 3 to 7 PM. लूनर ये सोलर एक्लिप्स होगा. लेकिन उसमें ऐसा कुछ प्रूफ उसमें जैसे अपने जो भी ग्रैंड मदर्स है, they'll tell you कि आपको कोई चाकू छुरा नहीं यूज करना, आंखें क्लोज नहीं करनी, बच्चा अंधा पैदा होगा. इफ यू विल स्लीप ड्यूरिंग दैट ग्रहण टाइम तो बच्चे की आई साइट ही नहीं होगी. बट ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. एंड दिल टेल यू कि चाकू छुरी कोई भी शार्प चीजें नहीं यूज करनी, उससे बच्चे के टंग, ये क्लेफ पैलेट बोलते हैं हम, ये हो जाएगा. ओके. मतलब होठ कटे होंगे या टंग कटा होगा, ये बोलते हैं. लोग बोलते हैं सोना नहीं है, बच्चा लेजी पैदा होगा. कुछ भी खाना नहीं है, बच्चे के लिए पॉइजन हो जाएगा. दिस इज व्हाट दे बिलीव. लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, साइंटिफिक प्रूफ इनका नहीं है. You have also went through this phase, तो did you believe all this? तब आप सुनते थे, आपके ही फैमिली वाले बोलते होंगे तो आपको करना पड़ता था? डेफिनेटली. हाँ. इवन आई पर्सनली डोंट बिलीव, लेकिन आई नेवर डिसरिस्पेक्ट माय मदर इन लॉ और माय ग्रैंड मदर इन लॉ. अगर उन्होंने मुझे बोला है ये कर लो, उसमें करने में कोई नुकसान तो है नहीं, देन गो फॉर इट. लेकिन ऐसा नहीं है जैसे सपोजिटली ग्रहण है और आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया, ग्रहण लंबे टाइम का है और आपको पेन हो रहा है, लेकिन आपको हॉस्पिटल नहीं जाना क्योंकि जाने के लिए मना किए, बाहर नहीं निकलना. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, अगर घर वाले मना कर रहे हैं ग्रहण का टाइम है बाहर नहीं जाना, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप उस टाइम पे घूमने जाओ. इफ दे आर सेइंग डोंट गो, इट्स ओके, डोंट गो, सिट इन योर रूम. राइट. लेकिन ऐसा नहीं कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है, इमरजेंसी तो आपको जाना है. और ठीक है, वो कहते हैं कुछ खाना पीना नहीं, ठीक है, मत खाओ. उससे पहले आप ग्रहण के पहले आपने खा लिया, ग्रहण के बाद खा लो. अगर आपने 20 के 3-4 घंटे नहीं खाए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, वॉमिटिंग हो रही है, या यू नीड वाटर और समथिंग, देन यू शुड हैव इट. दैट्स इट. प्रेगनेंसी को लेके एक और मिथ है कि 30 प्लस के बाद नहीं, अर्ली प्रेगनेंसी इज गुड, लेट प्रेगनेंसी इज बैड, चांसेस कम हो जाते हैं. यस, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट इट. ठीक है, फीमेल्स जब एक गर्ल पैदा होती है, जब उसका बर्थ होता है, एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स लेके पैदा होती है. फिर हर महीने जैसे जब वो उसको प्यूबर्टी हिट होती है, व्हेन शी स्टार्ट हैविंग हर पीरियड्स, तो एग्स के बीच में कंपटीशन होता है. कुछ एग्स रिक्रूट होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है. जो बेस्ट एग रहता है वो ओव्यूलेट होता है, वो रिलीज होता है. फिर अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो वेस्ट हो जाता है, बेस्ट एग्स वेस्ट हो जाते हैं. तो इस तरीके से जब हम हर बार कंपटीशन में बेस्ट एग विन होता है, वो वेस्ट हो जाता है. तो इस तरीके से जब वुमेन जैसे जैसे एज करेगी तो उसके बेस्ट एग्स खत्म होते जाएंगे. तो जब वो 30 की एज में आती है तो डिक्लाइन इन फर्टिलिटी स्टार्ट होती है, मतलब उसके बेस्ट एग्स खत्म हो रहे होते हैं. और 35 के बाद वो एग की क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है, स्टीप डिक्लाइन इन फर्टिलिटी. इसलिए बोलते हैं कि 30 से पहले प्रेगनेंसी कर लो. 30 के बाद आपको प्रेगनेंसी करने में प्रॉब्लम होगी. क्यों? क्योंकि आपकी एग्स की क्वालिटी पुअर हो गई. 35 के बाद और कम हो जाती है. फिर 30 के बाद क्या होता है, जैसे जो बेबीज भी होते हैं, एज आई टोल्ड यू, जेनेटिक, तो जो पुअर क्वालिटी से बेबीज बनेंगे उनकी जेनेटिक क्वालिटी पुअर होगी, तो मिसकैरेजेस का रिस्क होगा, वो बेबी एबनॉर्मल होने की चांसेस हो सकते हैं. तो जितनी जस्ट डोंट मतलब लिटरली नहीं, बट जितने यंग एज में बेबीज होते हैं तो वो बेबी का आईक्यू भी अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होता है, बिकॉज दे आर बोर्न फ्रॉम द बेस्ट क्वालिटी एग्स. आर स्पर्म्स आल्सो नेसेसरी फॉर बीइंग द बेस्ट क्वालिटी, एंड क्या इसका भी एज के साथ कुछ लेना देना? नो, मेल्स का खाली डीएनए, दैट्स इट. ओके. जब एक एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, एक एग एज अ होल बेबी में कन्वर्ट होता है, इवन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एज वेल, सब कुछ जाता है. लेकिन स्पर्म का खाली डीएनए होता है. ओके. यस. तो फादर के कुछ ऐसा नहीं है, फादर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उनका जेनेटिक ट्रेट तो जा ही रहा है ना, लेकिन साइटोप्लाज्म और बाकी चीजें नहीं जाती हैं. तो फादर का डीएनए, फादर की क्वालिटी ऐसा नहीं होता. एक कुछ चीजों में जैसे हम बोलते हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. जब कंसीव नहीं हो रहा होता है तब दिस थिंग्स मैटर. अदरवाइज एक मेल अगर 30 की एज में बेबी कर रहा है या 60 की एज में बेबी कर रहा है, तो बेबी की क्वालिटी में इशू नहीं है वैसा. मतलब बेबी की क्वालिटी में तो कभी भी इशू नहीं रहता. जैसे एग की क्वालिटी मैटर्स, स्पर्म की क्वालिटी डजंट मैटर. सी सेक्शन वर्सेस नॉर्मल,
जो डिलीवरीज हैं, हाँ कितना उसमें इतना बड़ा मिथ क्यों उसके अराउंड कि सी सेक्शन नहीं करवाना है, नॉर्मल है तो अच्छा है। लोग जैसे बेबीज डिलीवर होते हैं तुरंत फैमिली का ऑपरेशन से हुआ या नॉर्मल हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन हाँ, एग्जैक्टली। सो ये अभी तक इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि अब तो बहुत समय हो गया इन चीज़ों को और बहुत नॉर्मल हो गया सारी चीज़, फिर भी अभी भी क्यों इतनी बड़ी चीज़ें हैं? अभी भी है, पहले ज़माने में अभी पहले में क्या था कि सिज़ेरियन एक बड़ी चीज़ होती थी, ऑपरेशन के बाद अब तो पहले उतने टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थे, तो ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशंस रेट बहुत ज़्यादा होते थे, फीमेल्स को रिकवरी में बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि टेक्निक्स उतने नहीं थे, मेडिसिन उतनी नहीं थी, इसलिए उनको लगता था भाई नॉर्मल हो जाए तो बेटर है। लेकिन आज की डेट में नॉर्मल इज ऑब्वियसली बेटर। आज की डेट में आई कैन नॉट से कि सिजेरियन इज बेटर देन नॉर्मल, Okay. नहीं, ओके। नॉर्मल इज ऑलवेज बेटर। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, आप 24 आवर्स में डिस्चार्ज हो रहे हो, यू विल बी एबल टू जॉइन योर लाइफ अर्ली, तो नॉर्मल इज ऑलवेज बेस्ट। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मल से बेटर है सिजेरियन। मतलब अगर आप नॉर्मल में हमें लग रहा है कि कोई कॉम्प्लिकेशन होने की प्रोबेबिलिटी है, इट विल नॉट बी अ नॉर्मल डिलीवरी, मतलब नॉट बी अ इजी नॉर्मल डिलीवरी, हाँ, देन यू शुड गो फॉर सिजेरियन। सिजेरियन। क्योंकि सिजेरियन की कॉम्प्लिकेशन, सिजेरियन में जो भी कॉम्प्लिकेशन होगी वो कम होंगे एज कम्पेयर टू कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मल डिलीवरी। अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी कराई, बच्चा फंस गया, हमें इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ा, तो आपको नीचे सब कुछ टेयर हो सकता है, वजाइनल टेयर, रेक्टल टीयर, उससे आपको रिकवरी में महीनों लग जाएंगे, उससे जल्दी तो आप सिजेरियन में रिकवर कर जाएंगे। एक चीज, दूसरी चीज, अगर बच्चे को दिक्कत होगी तो आपकी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, बच्चे को आईक्यू लेवल कम होगा, बच्चा जल्दी बोल नहीं पाएगा, बाकी बच्चों के साथ मैच नहीं कर पाएगा, दिस इज अनदर प्रॉब्लम। तो अगर आपने सी सेक्शन कराया, आज की डेट में वी यूज एडवांस टेक्नोलॉजीज, तो आप 48 आवर्स के बाद तो द पेशेंट वॉक्स यूजुअली, और यूजुअली हफ्ता 10 दिन में तो वो अपने सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एडवांसमेंट इन टेक्निक्स विच वुमेन आर नॉट अवेयर अबाउट। So they think that still normal delivery is better and cesarean will lead to complications. एक टैबू और है जो इससे रिलेटेड है, ओके। कि अगर आपने सिजेरियन किया तो आप नंबर ऑफ बेबीज में कम हो गए, मतलब Okay. आप 2 या 3 ही कर सकते हो ऑपरेशन एक बार। ये अगर टैबू है ऑपरेशन लेकिन। टैबू है, ओके। नहीं सिजेरियन तो आप 2-3 ही करोगे, उससे हाँ। ज्यादा तो यू वोंट गो फॉर सिजेरियन ना, हम्म। देयर इज अ कॉम्प्लिकेशंस हम्म। ऑब्वियसली। हाँ, और जो right. नॉर्मल कराते हैं उनको कितने भी बच्चे कर सकते हैं, और ऐसा भी है कि एक बार सिजेरियन करा ले तो नेक्स्ट टाइम भी वही कराना पड़ता है? मोस्टली ऐसा नहीं है। हाँ। वी डू फॉलो सम वीबैक क्राइटेरियाज एज हम्म। वेल। उसमें बहुत सारी क्राइटेरियाज होते हैं कि आपका पहला सिजेरियन क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, बच्चे का वेट क्या था, ऑपरेशन के समय यूट्रस कैसा, यूट्रस की कंडीशन कैसी थी, बना था, एलयूएस वॉल्व वेल फॉर्म था कि नहीं, कितना टाइम हुआ है आपका प्रेगनेंसी इंटरवल में, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसको देख के ही हम नॉर्मल के लिए ट्रायल कर सकते हैं, जिसे हम वेजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन कहते हैं, वीबैक। ओके। बट यूजुअली चांसेस कम होते हैं कम होते हैं। सक्सेसफुल वीबैक के। अगर आपका एक सिजेरियन हुआ है तो मोस्टली आज की डेट में, टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशंस, अगेन आई सेड वीबैक इज अनदर कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मल डिलीवरी। अगर आपने वीबैक कराया तो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मल डिलीवरी है, तो सिजेरियन इज बेटर, बेटा। तो इसलिए हम इलेक्टिव सिजेरियन ही करते हैं। पहले ऐसा था कि हम तो भाई, अब जैसे हमारे ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स, दे हैव अ लॉट ऑफ सिबलिंग्स, 8-10 बच्चे। हाँ, राइट। Yes. ये बहुत बड़ी चीज है, किंग्स के अगर सुने तो कितने बच्चे कितने होते थे। बच्चे होते थे। लेकिन सिजेरियन सेक्शन में, हाँ। यू सेड सिजेरियन में आप 2 या 3 ही करा पाओगे, तो हाँ, उनको ये भी लगता है कि भाई लिमिटेशन हो जाएगा अगर ऑपरेशन हो गया। यू नो दिस मुमताज शाहजहां's हाँ, wife, राइट। even she lost her life during birthing only. She lost her life because of postpartum hemorrhage, normal delivery. She was, I think, delivering her last 12 or 14 child. I don't remember exactly the number. She was delivering and she was bleeding heavily, profusely, and then Okay. she lost her life. उस समय तो ऑप्शन ही नहीं होते होंगे, तो एक्चुअली जो डिलीवरी हम सुनते हैं वो सारी नॉर्मल होती होंगी, अगर किसी की इतनी हो एग्जैक्टली रही। हाँ, बेबी भी लूज होते थे, मैटरनल मदर। मोर्टालिटी वाज हाई, डिलीवरी के हाई। समय ब्लीडिंग हो रही है, वी डिडंट हैव एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर पाते। आज भी हमारे पास फीमेल्स आती हैं, घर पे डिलीवर होती हैं, ब्लीड करती हुई आती है हमारे पास, देन वी मैनेज देम। पोस्टपार्टम हेमरेज इज वेरी, इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। अगर आपने पोस्टपार्टम हेमरेज डिलीवरी के बाद, जो कभी कभार यूट्रस सिकुड़ता नहीं है, बंद नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो वो ब्लीडिंग अगर हमने नहीं रोकी तो वी मे लूज द पेशेंट। सो ये ना फीमेल्स को समझना है कि घर पे डिलीवरी ठीक है हो जाती है, जब तक कुछ नहीं हो रहा तब तक ठीक है, राइट। लेकिन जब आपको ब्लीडिंग होगी आप कुछ नहीं कर पाओगे घर पे। इसलिए आज की डेट में प्लीज डोंट गो फॉर होम डिलीवरीज एट ऑल। मैम, बट कुछ वीडियोस हमको फॉरेन के दिखते हैं अभी, जिसमें कि कोई फीमेल लाइव दिखा रही है इंस्टाग्राम के रील्स पे, जो कि घर पे नॉर्मल डिलीवर हाँ करके। बिल्कुल। सो और वो भी कोई प्रोफेशनली होते हैं, तो व्हाई डू दे प्रमोट सच थिंग्स? See, there is altogether a different concept. हाँ। This is not available in India. Okay. UK में क्या होता है, I'll tell you, because I have this, I have cleared the MRCOG as well, Yeah. UK की degree. Okay. Yes, I have this license, you know, I can practice in UK Okay. as well. हाँ। So उसमें I know all this thing criteria. उसमें क्या होता है कि आप उसमें they have midwives UK में. So उसमें they encourage home birthing. Okay. होम बर्थिंग में मिडवाइफ वहां जाएगी, हाँ।
लेकिन उसमें क्राइटेरियाज होते हैं। हम्म। जब वो 9 मंथ विजिट करती है हम्म। मिडवाइफ वहाँ पे जब रेगुलर, हम्म। एक तो वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज्यादा है, राइट। वुमेन्स आर वेल वेल एजुकेटेड। एजुकेटेड। जब वो 9 मंथ दिखाती है तो मिडवाइफ पूरा एक क्राइटेरिया देखती है कि बेबी का वेट कितना है, मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, सब कुछ अगर नॉर्मल होने वाला है। दे हैव अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया विच आई हैव रेड। ओके। उस क्राइटेरिया में अगर वो फीमेल फिट होती है तभी उनको होम डिलीवरी अलाउ करते हैं। होम डिलीवरी में भी मिडवाइफ वहां रहेगी। और उससे क्या रहता है ना, जब होम डिलीवरी होती है तो एक होमली एनवायरनमेंट रहता है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है, वुमेन्स का अपना कंफर्ट जोन होता है। राइट। तो इसलिए वो उनके लिए अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर हम होम डिलीवरी फेवर करने लगे हाँ। तो वो महिलाएं चेक ही नहीं कराएंगी 9 मंथ। राइट। वो हाँ, वो सोचेंगी मुझे डायरेक्ट, तो कोई हाँ, प्रॉब्लम कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम है मैं ही नहीं। हाँ, यूके में दे स्क्रूटनाइज्ड, दे सी कि पेशेंट्स को वाकई में वो होम डिलीवरी की कैंडिडेट है कि है नहीं। कि नहीं। उसमें भी क्राइटेरियाज होते हैं मिडवाइफ की। अगर उसको होम डिलीवरी में थोड़ा भी लग रहा है कि नहीं ये ऐसा हो रहा है, हाँ। देन शी विल इमीडिएटली रेफर द पेशेंट एंड दे हैव अ गुड रेफरल सिस्टम एज वेल, हाँ, कि जब राइट। उसको लगा कि कॉम्प्लिकेशन है इतनी देर में वो हॉस्पिटल पहुंच पहुंच जाएगी। जाए। सो they take all these factors into consideration and then they allow home delivery. ओके। सो आप लोगों को किस मोमेंट पे पता चलता है कि अब हम नॉर्मल या सी सेक्शन में कैसे शिफ्ट करना है? जनरली तो आप नॉर्मल को प्रीफर करते होंगे, लेकिन Definitely. आपको किस मोमेंट पे, आफ्टर लेबर पेन पता चलता है या उसके पहले भी जब आप See, स्कैनिंग कर रहे होते वो हैं तब से? बहुत सारे सिजेरियन का एक इंडिकेशन नहीं होता। ओके। वी हैव मल्टीपल सिजेरियंस। जैसे अगर पेशेंट को पेन नहीं आ रहा, बच्चा उल्टा है, पहले हम ब्रीच डिलीवरीज भी कराते थे। नाउअडेज यूजुअली वी डोंट प्रेफर ब्रीच डिलीवरी। बच्चा उल्टा है, बच्चा आड़ा है, प्लेसेंटा प्रीविया, अगर बच्चे का फूल नीचे है, या बच्चे का वेट बहुत कम है, बच्चे को ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, तो हम उनको इलेक्टिव सिजेरियन के लिए ले लेते हैं। या फिर जब पेशेंट लेबर पेन में आती है, हमें लग रहा है बच्चा ने मिकोनियम पास किया, जिसे हम आम भाषा में बच्चा पॉटी कर दिया कहते हैं। बच्चा अगर पॉटी कर देता है, या फिर हमें लगता है कि बच्चे की धड़कन कम हो रही है, बच्चा लेबर पेन का स्ट्रेस नहीं ले पा रहा, या फिर डिलीवरी के समय बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसे हम अब्रप्शन कहते हैं, नाल का फट जाना, तो ये कुछ कंडीशंस होती है। तो हम एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकते। वी विल ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी। कभी कभार ऐसे भी रहता है कि बच्चे का हेड दिख रहा है, हमें लग रहा है बस अब तो नॉर्मल होने वाला है, बट बच्चा नीचे नहीं आता, हड्डी में अटक जाता है। कभी कभी सेकेंड स्टेज में मदर पुश नहीं कर पाती। तो ये भी कुछ कंडीशंस होती है कि हमें सिजेरियन करना पड़ सकता है। हम ऐसे आपको नहीं बता सकते कि बस 100% बेबी नॉर्मल आ ही जाएगा। राइट। कभी कभी हमें भी लगता है, बिकॉज ऑब्स्टेट्रिक्स इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल। एक डॉक्टर को लगेगा कि नॉर्मल डिलीवर हो जाएगी, पता नहीं लास्ट में कब बच्चा अटक जाए, और वो भी कब एक डॉक्टर अब्रप्शन। को जो कि ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस्ड और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है, है। हाँ। एंड नाउ द घर पे वो द मिडवाइफ्स डाइज, दे आर सेइंग कि नहीं नहीं हम तो डिलीवरी करा लेंगे। So nowadays obstetrics we have to be very careful each and every step. ऐसा नहीं कि आपके डॉक्टर ने बोल दिया कि नॉर्मल हो ही जाएगा तो हो ही जाएगा, नहीं। हमें हर बट स्टेप आपको पे पहले ध्यान ये भी रखना पता पड़ता चल है। जाता है कि सी सेक्शन ही करना पड़ेगा, आप बिफोर अ मंथ या ऐसा कुछ भी पहले पता हाँ, चल अगर जाता है? क्राइटेरियाज है ना, मैंने बताया, अगर पहले ही ब्लीच है, ये चीजें हाँ, से पता अगर चल जाती है। उल्टा है, बच्चा आड़ा अच्छा, ये है, चीजें तो मल्टीपल स्कैनिंग में प्रेगनेंसी है, तो हमें समझ में आता है। आता है। एंड आपने कोई ऐसे जुड़वा या डिलीवर किए हैं जो नॉर्मल डिलीवरी से आपने डिलीवर किया हो? बहुत होते हैं ऐसे। ट्विन प्रेगनेंसी डेफिनेटली नॉट एन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन। ओके। मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी में अगर पहला बच्चा उल्टा है तो, अदरवाइज ट्विन भी नॉर्मल डिलीवर होते हैं। वी हैड बहुत सारे डिलीवर होते हैं। What is one of the most best experience of your whole journey in this gynecology or this surgery, जो कि आपको लगा हो यार मैं इस चीज के लिए डॉक्टर बनी थी, एंड अब आपको खुशी हो रही हो कि यार ये केस करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिली? नहीं, ये तो ऐसे तो बहुत सारे केस होते हैं। एवरी डे व्हेन द पेशेंट कम्स टू अस एंड दे थैंक अस, तो हमें अच्छा लगता है कि हम इस दिन के, जब आप एक लाइफ सेव करोगे और जब वो फैमिली आपके पास आएगी और दे विल से दैट मैम लाइक यू आर अ टाइप ऑफ गॉड टू अस, तो आपको लगता है कि हाँ, हमने किसी की लाइफ में कुछ तो अच्छा किया। ऑफ कोर्स, फर्स्ट ब्रेव सोल्जर्स हैं आप लोग, जो लाइफ को लाइक दुनिया में लाने से उसकी एंड तक देख रेख करना, all of it goes to the doctors. Yes, Yeah. I'll definitely take these appreciations because as a gynecologist, we do deserve this because really we put a lot of efforts. We give our 100%. We give our day and nights to the patient. So every gynecologist deserves appreciation for this. मैम, कुछ यंग एज, बिकॉज हमारे जो पॉडकास्ट है बहुत ज़्यादा यंग पीपल को फोकस करते हैं, एंड बहुत सारी यंग एज गर्ल्स इसमें जुड़ी होंगी। सो फिलहाल मैं कुछ पीरियड के मिथ्स आपसे ब्रेक करवाना चाहूँगा। कुछ चीज़ें जो आप खुद से बताना चाहें कि ये मिथ्स हैं और ये नहीं मानने चाहिए, जो बड़े मिथ्स हों और अभी भी कंसिडरेशन में हो रिलेटेड टू अकॉर्डिंग टू पीरियड से। सबसे इम्पोर्टेंट मिथ ये होता है, अगर आपको पीरियड शुरू हो गए, जब एक लड़की पहली बार पीरियड होना शुरू होती है, मेनार्की बोलते हैं उसे, किसी को बताना नहीं है, स्कूल वाले खराब सोचेंगे। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। प्लीज बी कंफर्टेबल एंड नॉर्मलाइज पीरियड्स।
राइट ठीक है, इट्स नॉट अ बिग इशू, इसको बड़ी बात बनाने की ज़रूरत नहीं है, एवरी गर्ल हैज़ इट, सो इट्स नॉर्मल, टॉक अबाउट इट, बी ओपन अबाउट इट। लोगों को लगता है पेन होता है, एक लड़की छोटी सी है, शी सफरिंग फ्रॉम पेन, पेन किलर मत लो कि वो नॉर्मल है, पेन सहने की आदत तो डालो, पेन किलर लोगे तो साइड इफेक्ट्स होंगे, नहीं, वाई टू कॉम्प्रोमाइज योर लाइफ, क्यों झेलना है हमें? अगर आपको पेन होता है पेन किलर्स लो, दे आर माइल्ड पेन किलर्स, दे वोंट अफेक्ट योर फर्टिलिटी। उनको लगेगा कि आपने पेन किलर लिया ना तो आगे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कोई होगी, साइड इफेक्ट्स नहीं है कोई आजकल साइड इफेक्ट्स नहीं है, दे आर माइनर Okay. पेन किलर्स, वाई टू सफर अननेसेसरी, हम्म हैव अ कंफर्टेबल लाइफ। अगर आपको लग रहा है कि मुझे आपका पेन थ्रेशोल्ड ठीक है, एवरीबडी हैज देयर डिफरेंट पेन थ्रेशोल्ड लेवल, राइट उनको लगता है मेरे को पेन ठीक है, आई कैन टॉलरेट, इट्स ओके, लेकिन आप इतने पेन में हो कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो और आप पेन किलर नहीं ले रहे हो, नहीं ले दैट इज रॉन्ग, Right. कभी भी ऐसा नहीं करना। तीसरा, आज भी पीरियड्स के समय लोगों को लगता है पैड्स नहीं लगाओ, उससे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, कपड़ा लगाओ, नहीं, प्लीज प्लीज यूज पैड्स। व्हाट आर दी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आया था पैड्स और कप्स, एक रैपिड फायर राउंड है, व्हाट डू यू सजेस्ट टू योर लाइक पेशेंट्स एंड ऑल, सी what इंडिया is में better? मोस्टली पैड इज बेटर, ऑल्दो मेंस्ट्रुअल कप इज गुड, बट वर्जिन फीमेल्स रहती है, सो वी Hmm. कैन नॉट पुट एनीथिंग इनसाइड द वजाइना, या सो पैड्स आर बेटर फॉर देम। बेस्ट एज तो मैंने आपसे पूछी थी टू गेट कंसीव्ड और मैरिज अकॉर्डिंग टू बायो 20 to 23 जो सेट पैटर्न है दैट इज नाइस। एग्जैक्टली, Hmm. 18 के बाद इंडिया में अ हाँ. वुमेन इज अ गर्ल कैन इज कंसिडर्ड एडल्ट, एडल्ट तो अगर आपने उसके बाद सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट की तो इट इज लीगल समथिंग। लेकिन अगर आप 2021 के बाद, हम यूजली रिकमेंड करते हैं 2021 के बाद अकॉर्डिंग टू अस वो थोड़ी डेवलप हो जाती है फीमेल, बट फिर भी जब उनको लगे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, देन शी शुड गो फॉर इट। बर्थ कंट्रोल पिल्स सेफ और नॉट? सेफ होती है अगर आपने राइटली लिया, सही टाइम पे लिया। बर्थ कंट्रोल पिल्स आपको रेगुलर लेनी पड़ती है, अगर आपने एक डोज भी छोड़ दिया तो होल साइकिल विल फेल, तो उसको आपको समझना है, अगर आपने एक पिल मिस किया तो आपको कैसे आपको साइकिल कंट्रोल करनी है। सेफ होती है, उसके कोई यूजली थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आपको ब्लोटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, थोड़ा वाटर रिटेंशन हो सकता है, लेकिन दे आर टेम्परेरी नाइस, साइड इफेक्ट्स। टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स है। Okay. लेकिन आपको अगर लॉन्गर कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, आपको मान लीजिए 6 महीना साल भर चाहिए, तब तो आप 6 महीना साल भर मेडिसिन खा सकते हो, लेकिन अगर आपको 3-4 साल कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तो आप कैसे इतने लंबे मेडिसिन खाओगे? सो इट्स बेटर, अगर आप टेम्परेरी कॉन्सेप्टिव चाहते हो देन यू शुड गो फॉर दिस पिल्स, अदरवाइज यू शुड कंसिडर फॉर लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्सेप्टिव मेथड्स, लार्क बोलते हैं हम जिसे, जैसे कि कॉपर टी हो गया, सम इम्प्लांट्स हो गए, इम्प्लांट्स आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया इन दिस एरिया, सो यूजुअली वी प्रेफर कॉपर टी एज अ लॉन्ग। आर कॉपर टी रिवर्सिबल? एग्जैक्टली, कॉपर टी रिवर्सिबल है। ओके अगर आपने एक बार कॉपर टी डाल दिया, द मोमेंट यू पुट द कॉपर टी इनसाइड द वूम, इट विल स्टार्ट एक्टिंग, ओके तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, लेकिन जब आप उसको निकलवाओगे, इमीडिएट रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी, इमीडिएट रिटर्न। वन हेल्थ हैबिट फॉर एवरी 20-year-old गर्ल? Health habit, Yeah. 20-year-old. I will not exactly one. I'll tell 2 to 3. They should be सबसे 20 years old में सबसे commonly जो मैं देख रही हूँ, लोगों को लगता है मुझे स्ट्रेस हो रहा है, प्लीज अवॉइड स्ट्रेस। डाइट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, पेरिनियल हाइजीन, सेक्सुअल हाइजीन, इन 5 चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। Talking about hygiene, V wash or tightening products are very common in market nowadays. How much do you recommend as a doctor? I think And they are क्या वो all- pH balance खराब करते हैं उल्टा? They are Regular all use से? marketing agendas. Trust Yeah. me, water is the best thing to wash with. That's it. ये जो वी वॉश आते हैं बेसिकली, समटाइम्स आजकल एरोमेटिक प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, वुमेन्स को लगता है कि दैट दे आर स्मेली डाउन देयर, तो वो इन प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं, लेकिन जो एरोमेटिक प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं वो उनके पीएच को ऑल्टर करता है, और इवन वो उनकी स्किन को इरिटेट करता है, इसके कारण उनको वजाइनल इन्फेक्शंस, वो उनके नॉर्मल फ्लोरा को अफेक्ट कर देता है। वी हैव अ लॉट ऑफ गुड वजाइनास इन द गुड बैक्टीरियाज इन आवर वजाइना, वो उनको किल कर देता है, तो उससे हमको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके आप वाटर से वॉश करें, वी वॉश की ज़रूरत नहीं है। और जब भी हम व्हेनेवर वी आर कंफर्टेबल, सो अवॉइड अंडर पैंट्स, लेट योर वजाइना ब्रीथ, बी इट एरेटेड, तो उससे क्या इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। What about the UTI, the infection we talked about? So urinary tract infections are very common again. एग्जैक्टली, So UTI what can be the reason for that? अभी ये चीजें क्यों common हो रही इतनी ज्यादा? UTI is very common in females because they have a short length of urethra as compared to males, तो उनको recurrent urinary tract infection बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कभी कभी जैसे यंग गर्ल्स में UTI क्यों होगा, बिकॉज दे डोंट कीप पेरिनियल हाइजीन, उनको पता नहीं सफाई कैसे रखना है, जब व्हेन दे गो टू टॉयलेट दे डोंट वॉश प्रॉपर्ली। और आज के डेट में वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट में बहुत सारे वी कैन कैच द इन्फेक्शन वेरी इजली फ्रॉम अ वेस्टर्न टॉयलेट। दूसरा ये, तीसरा वो अपने हाइड्रेशन स्टेटस पे ध्यान नहीं रखती है,
पेरिनियल हाइजीन नहीं रखेंगी, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करेंगी, हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करेंगी, तो उनको इन्फेक्शन होगा। अब रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स होती हैं, वो फ्रीक्वेंटली सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, तो उनको सेक्सुअल हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आफ्टर सेक्स दे नीड टू गो टू वॉश एंड गो टू पी। अगर वो आफ्टर सेक्स वॉश करेंगी, पी करेंगी, तो जो भी उनके फीमेल ड्यूरिंग सेक्स जो भी बैक्टीरिया फीमेल जेनेटिलिया में आया है, इट विल गेट वॉश अप ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो अगर वो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करती, इसलिए उनको यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होता है रिप्रोडक्टिव एज में, यंग एज में, बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स। So, what are some basic health tips which you will give for this specific purpose, फॉर प्रिवेंशन especially ऑफ for UTI? यूटीआई, हाँ, सो सबसे इंपॉर्टेंट पेरिनियल हाइजीन। जब भी आप वॉशरूम जाते हो, वॉश योर पेरिनियल just एरिया with water. जस्ट विथ वाटर, दैट्स इट। और जब भी आप बेदिंग कर रहे हो तो यूज सोप, नॉर्मल सोप, एनी माइल्ड सोप यू कैन यूज। और आप जब भी ट्राई टू स्लीप, व्हेनेवर इन द नाइट यू आर स्लीपिंग, जस्ट ट्राई टू अवॉइड अंडर पैंट्स एंड ट्राई टू अवॉइड एनी एरोमेटिक प्रोडक्ट्स Yeah. एंड एनी परफ्यूम्स डाउन देयर। और जो भी आप, जैसे पेरिनल हाइजीन में एक ये भी आता है कि आप अपने अंडर हेयर्स क्लीन रखें, आप वैक्सिंग करवा सकती हैं, ट्रिमर्स यूज कर सकती हैं। समटाइम्स इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है कि अगर ट्रिम कर रहे हैं उसके बाद जो पोर्स ओपन है उसमें अगर फिर से कुछ सोप या कुछ भी यूज हो रहा है, सो इट अफेक्ट्स नेगेटिवली See, आल्सो. this happens with your skin as well, ना, that Right. you have to take care. ऐसा हाँ. कुछ नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता, बट एज डज, मतलब you have But to it's deal better to get it cleaned. क्लीन डेफिनेटली। उसके बाद आपको अपना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखना है, सेक्सुअल हाइजीन रखनी है। सो आपको, अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार नहीं होगा। नहीं होगा. बट अगर फिर भी आपको लग रहा है दैट यू आर हैविंग अ रिकरेंट यूटीआई, देन डेफिनेटली यू शुड गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड बाय अ डॉक्टर। Yeah. What are the best foods to eat during all of this? Like for overall private parts health, maybe. Full with Some the kind of foods, fruits you can yes, suggest. exactly, हाँ. which are very rich in antioxidants, Okay. like cranberry. Hmm. Cranberry is very good to prevent, urinary tract infection, and all the citric acid fruit, Right. because they'll provide you a lot of vitamin C as well, like oranges, sweet lime, and nuts. They are very good for the female genitalia health. And we have some fruits like kiwi and what we say this. Dragon fruit. Sorry, Dragon fruit. dragon fruit is also good. Yeah. हाँ. What are some foods they should avoid specifically? See, ऐसा कुछ नहीं होता कि for perineal hygiene, for menstrual hygiene, or for नहीं, this, you should- overall I'm asking. overall health में ऐसा कुछ नहीं है। Yes, Like if there are some fruits which I have heard in some podcasts only कि कुछ fruits ऐसे हैं जो men को नहीं खाने चाहिए, कुछ fruits ऐसे women को नहीं खाना चाहिए. like एग्जाम्पल्स लाइक उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ है कि जिंक जिसमें ज़्यादा, आयरन जिसमें ज़्यादा, लाइक आयरन बॉयज़ को ज़्यादा नेसेसरी होता है, जिंक फीमेल्स को नेसेसरी होता है. ऐसा कोई menstrual, ऐसा कोई भी फूड टैबूज नहीं है कि ये फीमेल को खाना चाहिए, ये मेल को खाना चाहिए। एवरीबडी कैन ईट any of the foods Yeah. that they want to eat. दे शुड फील नाइस अबाउट इट. Exactly. If I am liking anything, I'll eat it. मैं ऐसा नहीं सोचूंगी कि ये सिर्फ मेल्स के लिए बना है। नहीं, ऐसा कुछ भी फूड Right. टैबूज नहीं है। प्लीज don't go into this myth. समटाइम्स तो आपके कुछ ऐसे केसेस होते होंगे जो बिगड़ जाते होंगे, उस समय फैमिली का जो रिएक्शन होता है, हाउ डू यू फेस इट एंड हाउ यू वुड सजेस्ट द न्यू अपकमिंग डॉक्टर्स और इंटर्न्स हाउ टू फेस दैट? लाइक मेरे साथ भी हुआ है। आई स्टिल रिमेम्बर, एक केस हुआ है मेरे साथ अभी, आई थिंक इन माई 10-12 years करियर, एक हुआ है मेरे साथ। ओके. उसमें एवरीथिंग वाज नॉर्मल, द पेशेंट हैज रेज्ड बीपी। सो आई आस्क्ड हर कि ठीक है, 2 दिन बाद एडमिट होने के लिए आओ। फिर उसके बाद शी कॉल्ड मी अप दैट मैम मुझे मूवमेंट नहीं हो रहा, एंड व्हेन आई डिड अ स्कैन एंड द बेबी वाज नो मोर, वी लॉस्ट द बेबी इनसाइड द वूम्ब। बट आई वाज राइट, द फैमिली वाज लाइक कि मैडम आपने पहले क्यों नहीं निकाल दिया बेबी को, इफ यू हाँ. न्यू कि कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन। तो मैं, ठीक है, मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, दिस हैपेंस, दिस कैन हैपन। तो मैं न्यू कमर्स को ये बताना चाहूंगी कि हमेशा आप अपने मैनेजमेंट में सही रहें। यू आर नॉट गॉड, आपके 100% रिजल्ट नहीं होंगे, लेकिन आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ये कर दी होती। आप अपने हर पेशेंट को सीरियसली लो, आप अपना 100% दो, आपकी तरफ से इग्नोरेंस नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए. यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट गाइडलाइंस, कि इसमें ऐसा लिखा है और आपके एक्सपीरियंस से ऐसा ऐसा होता है। हाँ. फिर भी अगर आपका रिजल्ट खराब आता है, यू गेव योर 100%, आपकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होना है। चाहिए. बस अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि कोई मेरे को 1% फॉल्ट नहीं बता सकता कि मैंने यहाँ पे गलती की, तो फिर बस बाकी हाँ. भगवान की मर्जी। आप अपने काम में अगर 100% सही हो, तो अगर आपका रिजल्ट कभी कभी अच्छा नहीं भी आया तो भी कुछ नहीं होगा। So do doctors always keep researching and updating themselves about new? डेफिनेटली। So generally तो आप एक सेट पैटर्न में पढ़ के निकले हैं किसी चीज़ से, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होके. So after that what are your resources?
how do you study and how do you keep yourself updated about things? What I do is हाँ. that I usually read half an hour to 1 hour daily. मैं Okay. कोशिश करती हूँ कि मैं नया पढूँ. तो I usually read from the research articles, from the latest publications, from the new edition of the books, and we go to conferences, workshops, so we can learn whatever new is going on into this world. But it can happen that some doctors don't do it. It may happen. No? Most of them do, Most of them do. definitely. And it should be a priority because modern Exactly. technologies हर दिन change हो रही हैं. Change हो रही जितनी हैं. अच्छी हैं उतना better. जितना better. What is that one thing which you would want to suggest to all the women and all the girls so that they can feel empowered? Because just saying to them कि भाई तुमको empowered होना पड़ेगा, तुमको सोचना पड़ेगा, sometimes family का इतना pressure होता है कि वो बोल ही नहीं पाती है. बचपन से ऐसी परवरिश है कि आदत नहीं है तो अचानक से कैसे उसको तोड़ के बाहर निकले. So what are suggestions कि what should be the baby steps to outcome of that? सबसे पहले खुद को समझो. एक जैसे मैं जो देखती हूँ लड़कियां ना दूसरे को समझने में ज्यादा टाइम देती हैं. दूसरे क्या सोचते हैं उस पे ज्यादा टाइम देती हैं. सबसे इम्पोर्टेंट है ये सोचना कि आप अपने आप को समझो. आप क्या सोचते हो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन सामने वाला बंदा क्या सोचता है. एंड आई टोल्ड यू 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे. अपनी बात रखने की इंडिपेंडेंस रखो. मुझे ऐसा लगता है वो आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, लेकिन 2 दिन बाद सुनेंगे. तो आपका ओपिनियन सही, आप अपने ओपिनियन को मैटर नहीं दोगे, वैल्यू नहीं दोगे तो सामने वाले नहीं देंगे. आपको लगेगा मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो नहीं सुनी जाएगी. अगर आपको लगेगा सुनी जाएगी तो आज नहीं तो कल वो सुनेंगे. अपने आप को समझो, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने लिए वॉइस रेज करो. और प्लीज लड़कियों का ना मैं जो देख रही हूँ एक तो ये फिल्म दिस फिल्मी थिंग्स ना दे आर मिसगाइडिंग वुमेन्स. बिकॉज बच्ची जब एक बर्थ होती तो लाइक आई विल टेल यू मेरी एक कजिन की डॉटर थी. आई आस्क्ड हर, शी इज सम 5 years old, बड़े होके क्या बनना है? मुझे प्रिंसेस बनना है. व्हाई? बिकॉज शी इज She's सीइंग watching, ऑल दिस थिंग्स ऑन टीवी. नो, उनको ये तुम प्रिंसेस हो ऑलरेडी अपने पेरेंट्स की. तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, इंडिपेंडेंट बनना है. तो ये मूवीज में जो लगता है ना कि तुम्हें बड़े होके बस शादी कर देना है, नहीं. वुमेन्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मेन एनी मोर, दे आर इंडिपेंडेंट. तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को यही समझाना है कि यू आर एन इंडिपेंडेंट एंटिटी नाउ. उनको शुरू से ये समझाया जाता है कि इसकी तो शादी कर देंगे, लड़कों के लड़के पे डिपेंडेंट रहेगी. ऐसा नहीं है. उनको शुरू उनके से अंदर का वो बचपन से ही खत्म हो जाता है कि मेरे को अपने लिए करना कुछ है. करना है. भले ही आप उनकी शादी कर दो, हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके. लेकिन उसके अंदर इंडिपेंडेंसी की एटलीस्ट एक इच्छा तो रखो, वो इंसाइट तो रखो कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट बनूंगी. ठीक है, फाइनेंशियली वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो, मैरिड हो, बट शी शुड हैव हर ओपिनियन एटलीस्ट. यहाँ पे उनको ये बताया जाता है कि तुम्हारा ओपिनियन होना ही नहीं चाहिए. दिस इज रॉन्ग. But it should start at the parenting level also, no? एग्जैक्टली. लड़कियों को ना ये रियरिंग ही गलत की जाती है टीवी देख के. ओ यू आर प्रिंसेस एंड वन डे प्रिंस चार्मिंग विल कम एंड दिस इज ऑल बुलशिट मैन. दिस नेवर हैपेंस. Of course. ऐसा होता ही नहीं है. दे शुड बी वेरी प्रैक्टिकल. उनको ऐसे ना मैरिज बहुत बड़ी चीज बताई जाती है कि हाय शादी होगी तुम्हारी जिंदगी बदल. नहीं, कुछ नहीं बदलता. यू आर यू. बहुत सारी बातें मैम, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज शेयर करनी है जो स्पेसिफिकली आप चाहती थी कि आई नीड अ प्लेटफॉर्म टू शेयर दिस पर्टिकुलर थिंग जो कि हम रूरल तक पहुंचा पाए. मेरे को 10-12 years हो गए प्रैक्टिस में. मैं बस सभी वुमेन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लो. अपने लिए स्टैंड लो, अपने आप को समझो, अपनी मेडिकल कंडीशन को समझो. आप बढ़ोगे तभी आपकी फैमिली बढ़ेगी, तभी देश बढ़ेगा. आपको करना ज़रूरी है. आप अपने बच्चों के लिए इतना करते हो, अपने लिए करो. मैं ओल्ड एज में अभी आई विल टेल यू वन लिटिल स्टोरी. एक पेशेंट आई मेरे पास एंड आई वाज लाइक, मैडम आपको कैंसर डायग्नोज हुआ है. शी वाज लाइक, हाँ तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आता हाउ टू टॉक टू हर. तो मैंने बोला यू नीड ट्रीटमेंट. मैडम ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है, एक दिन तो मरना है, मर जाएंगे. शी रिप्लाइड मी ब्लंटली दिस. So how casual she is with her life. यहाँ पे they don't think कि उनकी लाइफ इम्पोर्टेंट है वुमेन्स की, लेकिन है. आपसे आपकी फैमिली है. तो प्लीज़ आप फैमिली से पहले अपने कैंसर, आप जब आप बच्चे हो तो अपने डाइट पे फोकस करो, अपने एजुकेशन पे फोकस करो. व्हेन यू आर वुमेन
अपनी प्रेगनेंसी हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, बहुत सारी एजुकेशंस, करियर, सब पे फोकस करो। और जब आप ओल्ड एज पे हो, ठीक है आप बच्चों पे डिपेंडेंट हो, बट आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। गो टू द हॉस्पिटल, गेट योरसेल्फ चेक्ड फॉर ऑल द कैंसर्स एज वेल। इग्नोर मत करो। आप ओल्ड एज हो गए, डोंट हाँ। थिंक दैट यू आर नॉट इम्पोर्टेंट टू द फैमिली, यू आर हम्म। स्टिल इम्पोर्टेंट। आपने अपने फैमिली के लिए बहुत किया है, राइट। अपने लिए भी एंड करो। हाँ, अपने लिए करो, इम्पोर्टेंट फॉर योरसेल्फ एट फर्स्ट शी प्लेस। ब्लंटली थ्रू दिस ऑन माय फेस दैट ट्रीटमेंट का क्या करना है, एक दिन तो मरना ही है, मर हाउ जाएंगे। डिड यू रिएक्ट टू दिस? I was shocked. I didn't know how to react to this. Of course, this is Even I tried my best to हाँ. counsel her, but हम्म. like बहुत cases होते हैं. I went to a camp and I took samples of the few patients, and when I came back and we checked, few of the women had cancers. And then when I called back कि please collect your reports from our hospital, and they're like कैंसर आया है, अच्छा ठीक है आएंगे, अच्छा ठीक है अभी तो बच्चे का स्कूल है, अच्छा अभी तो हमें छुट्टी नहीं मिल रही है. These were the responses that I was getting from them. For the disease like cancer. Cancer. They are taking it so casually. कि मैडम कोई बात नहीं, बच्चे की छुट्टी खत्म हो जाए, बच्चे की स्कूल खत्म हो जाए तब आएंगे, मैं टीचर हूँ हमें तो छुट्टी नहीं मिल रही, मैं ये करती हूँ मुझे ये छुट्टी नहीं मिल रही. मतलब दे आर नॉट सीरियस अबाउट Serious about कैंसर. तो अब cancer. मैं उनको कैसे ही समझाऊं. तो Right. कभी कभी इवन आई फील सो हेल्पलेस. व्हाट टू डू फॉर सच पीपल. Such people. Ma'am, what about cancer? You have opened the topic, so I just want to ask in brief. कैंसर को कैसे डायग्नोस किया जाता है एग्जैक्टली? इज इट जस्ट अ ब्लड टेस्ट? सैंपल जो आपने बोला उसमें क्या चीज का सैंपल कैंसर इज होता है? नेवर अ ब्लड टेस्ट. ओके. सी कैंसर कभी ऐसे बोल के नहीं आएगा कि हाँ. हमें कैंसर है मतलब मैं आ गया. ठीक है, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बहुत सटल होते हैं. ओके. कैंसर अर्ली स्टेज में नहीं पता चलता. गायनी कैंसर यूजुअली एडवांस स्टेज में पता चलेगा. तो अगर आपको एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग इरेगुलर हो रही है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, जिससे बहुत ऐसे डर्टी स्मेली डिस्चार्ज आ रहा है, पीरियड्स बंद हो गए आपको 1 साल बंद होने के बाद वापस से पीरियड शुरू हो गए, तो ये कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं. कैंसर के कोई बहुत बड़े बड़े सिम्टम्स नहीं होते कि हाय हमें बड़ा सिम्टम हुआ तभी कैंसर होगा. नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ों में कैंसर छुपा होता है. तो अगर पेशेंट ऐसे कोई सिम्टम्स के साथ हमारे पास आती है, तो हम क्या करते हैं, उसका बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स को चेक करते हैं. उसमें हम LBC लेते हैं या बायोप्सी लेते हैं. 2 टेस्ट मैंने आपको बताए. तो उससे हम पीस के टुकड़े की जांच को भेजते हैं. अगर वो नॉर्मल आ गया तो ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि इसको कैंसर है या नहीं. बाकी ब्लड टेस्ट से यूजुअली नहीं पता चलता. CA-125 कराते हैं ओवेरियन कैंसर, दैट इज ऑलटुगेदर अ डिफरेंट थिंग. ब्लड टेस्ट से भी पता चलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है क्लिनिकल सिम्टम्स. बहुत सारी चीजें. व्हाट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स? कैंसर्स भी बहुत अलग-अलग होते हैं ना, बहुत होते हैं. जैसे बेसिकली व्हाट वी डील विद ओवरी, यूट्रस एंड सर्विक्स. तो अगर आपको अंडादानी का कैंसर है जिसे हम CA ओवरी कहते हैं, यूट्रस का CA एंडोमेट्रियम, या सर्विक्स का जिसे हम यूजुअली सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, वजाइनल योनि का कैंसर भी होता है जिसे वजाइनल कैंसर कहते हैं, बट दिस इज वेरी रेयर. तो बहुत सटल जनरल नॉलेज आपको भी जो होगी इसके हिसाब से बाकी जो कैंसर्स होते हैं उसके लिए कोई ऐसा कैंसर है, बाकी कैंसर की कैसे चेकिंग कैसे होती है? पेशेंट को सिम्टम्स होता है ना, मान लो अगर कहीं का भी कैंसर है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग टेस्ट बने होते हैं कि उसको ये सिम्टम है तो हमें ये टेस्ट करना है, ये सिम्टम है तो ये टेस्ट. ऐसा नहीं है कि एक फीमेल आएगी हमारे पास, मुझे कैंसर है कि नहीं चेक कराना है और हम उसको वो टेस्ट. हाँ, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है. एक हम जैसे आज की डेट में हम जो रिकमेंड करते हैं, एक बहुत अच्छा वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन. ये हर बच्चों को 8 साल की बाद की उम्र में देना ही चाहिए, लड़कियों को. ये वैक्सीन इनको आगे जाके सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करता है. सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ये वैक्सीन लगवाना जरूरी है. सो ये किस एज तक लगवाया जा सकता है? ये यूजुअली 35 to 45 तक की एज में लगा सकते हैं, 35 लेकिन तक लगा सबसे सकते हैं. ज्यादा इफेक्टिव होता है ये 8 to 15 की एज में. ओके. जब एक वुमेन या गर्ल सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती, तब तक ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक बार अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए तो वो वायरस से आप ऑलरेडी एक्सपोज हो गए. राइट. तो ये कैंसर का वैक्सीन होता है, ये लगवाना चाहिए. और हम कैंसर स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में हर 3 साल में हम बुला के सर्विक्स से हम छोटा सा एक सैंपल लेते हैं, स्क्रैपिंग या हम लिक्विड ले लेते हैं, उसको हम टेस्ट के लिए भेजते हैं. उसमें कैंसर सेल्स नहीं है, देन इट्स नॉर्मल. तो एवरी वुमेन आफ्टर 30 शुड गो फॉर दिस सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग. एक ब्रेस्ट स्क्रीनिंग भी होता है. आपको चाहिए तो हर साल अपने गायनेक को विजिट कर लो. दे जस्ट एग्जामिन योर ब्रेस्ट एंड दे टेल यू एवरीथिंग इज नॉर्मल और नॉट. बट आई विल रिकमेंड एवरी फीमेल कि कैंसर हमको तभी पता चलता है जब वो बहुत एडवांस हो चुका होता है. तो आप हमेशा हर साल
1 साल 2 साल में टाइम निकाल के अपने गायनेक के पास रूटीन चेकअप के लिए जाते रहिए। हम्म, तो वो आपको रूटीन सर्विक्स यूट्रस हम देख के भी पता लगा सकते हैं कि हम्म, विच फीमेल इज एट रिस्क। या यही जो नॉलेज है इसी की कमी है, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू एग्जैक्टली, स्प्रेड। हाँ दिस इज द अनमेट नीड्स विच पीपल हाँ शुड एक्चुअली हैव। एक्चुअली हैव। मैम, just concluding this podcast, how was your experience and some additional things if you would like to add? Yeah, it was Yeah. amazing actually. We discussed a lot of things Hmm. which actually most of the women's needed. Hmm. तो बहुत अच्छा लगा ये podcast that you were open and Yeah. you were you know Hmm. you brought a lot of factors, lot of Yeah. facts, lot Right. of insights to the Hmm. local population. Hmm. अगर जो भी women's इनको देखेगी, जो भी girl देखेगी, तो Hmm. एटलीस्ट उनको बहुत सारे insights मिलेंगे। मिलेंगे। तो you really did a wonderful job Yeah. for And the for best this part is that podcast. I had you in front so that exact knowledge and that to the professional one. तो जो भी देख रहे हैं उनको भरोसा है फर्स्ट ऑफ ऑल आप पे ऑलरेडी, एंड उसके अलावा एक बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से आना, उसमें भी वन ऑफ द इंडिया के टॉप मोस्ट होना, सो वहाँ से जो एक्सपर्टीज आप लेके आ रहे हैं दैट हेल्प पीपल अ लॉट। सारे टॉपिक्स का आपने जितनी डिटेल में जितने एडवांस तरीके से आंसर दिया, एंड ऑल्सो ऐसा भी आंसर दिया कि एडवांस भी हो साथ में रूरल से कनेक्ट भी कर पाए। दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि अगर कोई भी इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा सो दे विल अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स। So much of thank you for joining this podcast. Thank you for giving me this opportunity, this platform, to share my experience and to at least try to educate the females and to right. tell them about their needs. Of course. कि उनको क्या जानना जानना चाहिए। Thank you so much, ma'am. Thank you Thanks so for much. being on the Thank Saubhagya you show. and all the best. You'll definitely a rising star and you will be a Thank you so shining much. star. Thank you.